नस्ताइन। आज मैंने अपनी कौम से बात करने की इसलिए ज़रूरत समझी क्योंकि अभी एक हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है इससे एक अवाम के ऊपर एक मज़ीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। तो आज ये जो मिनी बजट है ये ज़रा पूरी कहानी देखें कि 10-11 महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच गया। आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक्स ने कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। तो जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। तो आज अल्लाह, क्योंकि अल्लाह है, सच का खुदा है, उसकी वादा है कि वो सच सामने ले आएगा। जरा आज कौम को बताना चाहता हूं कि आज आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुंच गया। जो चिकन आम आदमी की जो खास तौर पर कभी कभी अपने बच्चों को वो चिकन खिलाते हैं, वो 335 रुपए केजी से 700 रुपए केजी पे पहुंच गया। जो दालें हैं, जो आम आदमी घरों में, आम आदमी की तो दाल रोटी प्याज की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। दालें गई हैं 250 रुपए केजी से 400 रुपए। तो आज वो जो यूरिया इस्तेमाल करता है वो 1668 रुपए हमारे दौर में था, आज यूरिया गया है 3000 रुपए पे। तो सीमेंट गया है 865 रुपए से 1062 रुपए पे। जो सरिया इस्तेमाल करते हैं वो 2 लाख रुपया टन से, स्लैब से, वो गया है 3,05,000 पे। 2 लाख से 3,05,000 पे। फिर दवाइयां इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो बैन किया है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो खास तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं कैंसर की ड्रग्स, हार्ट के लिए, वो उन सब में किल्लत आ गई है, क्योंकि ये जो सोचे समझे बगैर सब इंपोर्ट्स बंद किए हैं, जिसमें मुतासर हो रहे हैं हॉस्पिटल्स और वो मरीज जिनकी सीरियस बीमारी है। महंगाई आ गई 50 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। मैंने फिर से कहा कि इनकी सारी कैंपेन हमारे खिलाफ क्या थी कि हमने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। जो सबसे खौफनाक चीज है, जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई हैं, वो हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। तो इससे जो आम आदमी है, मैं फिर से कहता हूं, जो सैलरीड क्लास है, पहले तो महंगाई में वो पिसेंगे, साथ साथ ये जो इन्होंने चीजें बढ़ाई हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो इनकी गलत पॉलिसीज थी, जो नाहली थी, उससे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमारी जो रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, हमारी जो इंडस्ट्री इजाफी तेजी से बढ़ रही थी, आज वो मनफी पे चली गई है। जो इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज बेरोजगारी शुरू हो गई है। हमने 480 अरब रुपया अपने दौर में नैब ने रिकवर किया था। हमने नहीं केसेस बनाए थे, ये पुराने केसेस थे, लेकिन हमारे दौर में नैब पैसे रिकवर कर रही थी क्योंकि हम किसी को बचा नहीं रहे थे। अब 1100 अरब रुपए के जो करप्शन केस है इन्होंने माफ करवा लिए। तो एक तरफ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से, दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए, और तीसरी तरफ रुपया डॉलर के बनिस्बत 90 रुपया गिरा है। कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा
डॉलर महंगा नहीं हुआ और इतनी तेजी से रुपया गिरा नहीं है। तो जबकि एक कौम की दौलत में कमी हुई है, ये जो सारे 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, इनके एवनसील अपार्टमेंट और इनके मेफेयर में और बड़ी बड़ी गाड़ियां और वन हाइट पार्क और ये जो बाहर होटल खरीदे हुए हैं और इन्होंने बेनामी चीजें खरीदी हुई हैं, बाहर बैंकों में ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं, कौम के लिए 90 रुपए उनकी दौलत में कमी अगर रुपए में पड़े हुए हैं और इनके बाहर पैसे में 90 रुपए इजाफा हो गया। पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में 90 रुपए ज्यादा अमीर हो गए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इन्होंने आते साथ ही कभी कोई परवाह नहीं की कि क्या इन्होंने अगर इनको साजिश के तहत बिठाई दिया था, क्योंकि इमरान खान मुल्क तबाह कर रहा था, तो इन्होंने आके कोई रोड मैप देना था कि हमने मुल्क को कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये तो बड़े तजर्बाकार थे। हम तो जी इसाक डार ने कहा मैं रुपए को $200 को नीचे लेके आऊंगा, मैं IMF को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी, मैं तजर्बाकार हूं। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया, और जो इनके हैंडलर लेके आए थे उनसे जरा पूछें कि आपने ये मुल्क से क्या किया। और कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर सारा बोझ डाले, पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर, उससे कहते थे ऑर्डिनेंस साइन करो ताकि ये बच जाए कि पार्लियामेंट में इनके अपने लोग क्या, ये जो बजट लेके आ रहे हैं वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है, थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। हमारी रेमिटेंसेस जो हमारे दौर में 17% इंक्रीज कर रही थी, हमारी रेमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था, जो 31 अरब पे पहुंच गई थी, वो उनमें अब 11% कमी आ गई है। तो पहले तो इजाफा खत्म हुआ और फिर 11% कमी आ गई है, यानी जो डॉलर्स आने थे रेमिटेंसेस से वो कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं हमारी। तो हमारे पास तो जो आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कर्जे ही लिए ना IMF से, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी मल्टीनेशनल्स कर्जे देंगी, तो वो तो कर्जे हैं। तो ये हल तो नहीं है। हल क्या है? हल जो मैं तब से कह रहा हूं, मैंने कोशिश भी की, अपनी गवर्नमेंट खुद मैंने डिसॉल्व की अप्रैल में इलेक्शंस करवाने के लिए, लेकिन पूरा प्लान बना हुआ था, क्योंकि फैसला हो गया था इमरान खान बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। तो उस तब से वो ही अभी भी हल है। इस मुल्क में अगर हमने साफ और शफाफ इलेक्शन ना करवाए, एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट ना आई, जो कि पब्लिक जिसके पीछे खड़ी हो जिस गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट फिर मुश्किल फैसले करे, वो जो मैं कैंसर को काट के निकाले मुल्क से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, जो आज मुल्क की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ कायम करे, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करे, तब जाके यही जो क्राइसिस है ये हम फायदे में इसको कर सकते हैं। ये जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, इसमें निकलते निकलते हम मुल्क को पूरी तरह उठा सकते हैं। ये हमारा फायदा हो सकता है कि हम इस क्राइसिस का, अगर इस क्राइसिस से मुल्क में इस्लाहत करें, लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास पब्लिक पीछे खड़ी हो। जब आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं, तो आप इन PDM के ये जो ऊपर 60% लोग जमानत पे हैं करप्शन केसेस पे, और इनका सोल्यूशन ये है, क्योंकि इनके पास तो हल कोई नहीं है, इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर 60 FIR काट दो, इस PTI के लोगों को जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको खौफ फैलाओ, उनको डराओ धमकाओ, और इस तरह करो कि जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ। वो होने नहीं लगा।
کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے. پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے, پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر. جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں, ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا. 300 ارب ڈالر سے کم تو ریزروز رہ گئے ہیں. ہمارے پاس کیا اب ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں, کسی کو کہے کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خودداری چاہیے, ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک کے حالات یہاں پہنچا دیے؟ اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ. وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئی کہ نہیں ہم الیکشن نہیں کرواتے, وہ بہانے مار رہی ہے الیکشن کے. پاکستان کا آئین کہتا ہے 93 میں الیکشن کرواؤ, یہ کوئی بہانہ مار ہے, کوئی صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے سے. پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہیں اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے, یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے, وہ ملک کو ڈبو دیں گے. اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں, اتنی بڑی پارٹی ہے, ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں, سٹرائکس کریں, ملک تو آگے حالات برے ہیں. اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں, بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کر رہے ہیں. میں اناؤنس کرنے والا ہوں. اور لوگوں کو صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھیلا کے, جیلوں میں ڈال کے, ایف آئی آرز کر کے یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, اور پھر کسی نہ کسی طرح دھاندلی کر کے یہ ایک وہ الیکشن کمیشن, بے ضمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے. یہ ہونے نہیں لگا. ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, وہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں. ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے, یا ہم ایک پرامن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا. دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں, اور رول آف لا آئین ڈیفائن کرتا ہے, اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائی جائے. اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے, آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے جدھر ملک, جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک, جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی, سب کو تیار کیا, اپنی قوم کو, کہ ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کروانے کی. پاکستان زندہ باد.